हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट आर्ट्स यूट्यूब चैनल। आई एम कविता। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमने साइंस एनसीईआरटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 5 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथक्करण क्या होता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक मिश्रित पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गेहूं से कंकड़ तथा भूसा अलग करना, वो क्या कहलाता है? पृथक्करण। जैसे गेहूं से हमने कंकड़ों को अलग कर दिया, भूसे को अलग कर दिया, इसी प्रकार जल से नमक को पृथक करना। तो इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि पदार्थों को जो पृथक है वो कैसे किया जाता है। पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे कि किन किन पदार्थों को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे कुछ अशुद्धियाँ जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, उन्हें हम आसानी से हाथ से अलग कर सकते हैं, जबकि कुछ अशुद्धियाँ इतनी बारीक होती हैं कि अब हम उन्हें हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिसमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते समय पत्तियों को द्रव्य से यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है और शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया है होगा कि इसमें मिर्च है तो आप क्या करते हैं? खाने से पहले सावधानीपूर्वक उस मिर्च को अलग कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी है, उसमें आम और अमरूद भरे हुए हैं और आपको इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो अब आप क्या करेंगे? इनके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में या टोकरी में रख देंगे। यह तरीका, अब इसमें पूछा गया है कि क्या यह तरीका सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। तो अब ये पृथक्करण की विधियां हैं, हम इन्हें किन उद्देश्य के लिए करते हैं, इसके लिए एक हमें क्रियाकलाप दिया गया है। इसके अंदर क्या दिया गया है? एक सारणी दी गई है। उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर दिया गया है पदार्थों के पृथक्करण का प्रक्रम, और जो दूसरा है उसके अंदर क्या दिया गया है? उद्देश्य, जिसके लिए हमें उन पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। और तीसरा कॉलम जो है उसके अंदर दिया गया है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। जो अवयव या अशुद्धियाँ हैं जिनको हमने अलग किया है, हम उन्हें उनका क्या करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है उसका क्या है? जैसे कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना। अब चावलों को है जो चावलों से पत्थरों को पृथक करते हैं, तो देखते हैं अब हमें इसे सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर है कि इनका क्या उद्देश्य है। तो हम किस उद्देश्य के लिए चावलों से पत्थरों को पृथक करते हैं? हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हमारा उद्देश्य क्या होगा? चावलों से हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। और जो पृथक हमने अवयव किए हैं, हानिकारक अवयव, ये अशुद्धियाँ दूर किए हैं, उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो अब हम इन अशुद्धियों को, ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। जो कंकड़ पत्थर हमने जो लिए थे, उठाए थे ना चावल में से, उनको अब हम फेंक देते हैं। तो अब हमें ये जो मैच करना है, चावल वाले के अंदर क्या आएगा? जो सेकंड का ये लास्ट है ना, वो मैच करेगा थर्ड वाले फर्स्ट के अंदर। इसी प्रकार ये पृथक्करण का दूसरा प्रक्रम है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। जो मक्खन प्राप्त करने के लिए अब हम दूध का क्या करते हैं? मंथन। इसका उद्देश्य क्या है?
दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। जो दो भिन्न भिन्न है, लस्सी तथा जो लस्सी होती है यानी छाछ होती है उसको और मक्खन को अलग अलग करना, ये दोनों जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। अब हम इनका जो पृथक किए हैं लस्सी और मक्खन, उनका हम क्या करेंगे, दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। छाछ तथा मक्खन को हम खाने के लिए काम में लेते हैं। ये दोनों अवयव हमारे लिए उपयोगी हैं, इनको हम अपने काम में लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है चाय की पत्तियों का पृथक करना। चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं। अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, जो चाय में से अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको दूर करना। अब इनको जो पृथक की है हमने चाय की पत्ती, उनका अब हम क्या करेंगे, अब हम इन अशुद्धियों को फेंक देंगे। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है ना, इनको हमें मैच करना है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने के लिए आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण द्रव्यों में अत्यधिक भिन्नता होती है। तो ये हमारा है पृथक्करण की विधियाँ। तो अब हम जो विभिन्न प्रकार के पृथक्करण की विधियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हम करते हैं या हमने किया होगा। तो पहली जो विधि है हस्तचयन। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, हस्तचयन यानी हाथ के द्वारा चयन करना। किसी भी पदार्थ की जो अशुद्धियाँ हैं उनको हाथ के द्वारा चयन करके बाहर निकालना। तो अब हम देखते हैं इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। दुकान के खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अनकण देखते हैं? आप देखते हैं क्या आपने पत्थर के टुकड़े, भूसी टुकड़े, टूटे हुए अनाज कण या अन्य किसी खाद्य कण को देखा है? अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़ों, भूसे तथा अन्य जो कण हैं उनको पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक है। तो इसके अंदर क्या समझाया गया है हमें, जैसे कि कोई भी अनाज है, चावल लो, दाल और जो कनक है, उसके अंदर से हमें जो अनुपयोगी पदार्थ हैं जैसे कि कंकड़, भूसी, पत्थर, ये सब है, उनको हाथ के द्वारा अलग चुनकर अलग कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हस्तचयन। और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे दाल के अंदर, चावल के अंदर, इनकी मात्रा बहुत कम होती है और इनका आकार भी कुछ बड़ा होता है। तो अब हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं हाथ के द्वारा। अब नेक्स्ट जो विधि है वो है थ्रेसिंग। अब देखते हैं कि ये थ्रेसिंग क्या है। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाजों को अलग करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है और प्रत्येक जो डंडी है उनसे अनकण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अनकणों की डंडियों से इतनी डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। अब सोचिए कि जो इतनी सारी जो अन्न की डंडियाँ वहाँ पर पड़ी हैं, उनसे अनाज को जो कृषक भाई हैं वो कैसे दूर करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। जो आम व अमरूद है वो जो किसी पेड़ के लगे होते हैं उनको पृथक से तोड़ना तो आसान होता है, लेकिन जैसे कि गेहूं है, चावल है, उनसे हम उनको जो है डंडियों से अलग करना बहुत मुश्किल है। तो उनको अलग करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। और अत्यधिक मात्रा में अनकणों को पृथक करना हो हमें डंडियों से, तो अब हमें थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी करते हैं।
तो समझ में आ गई कि ये थ्रेसिंग वाली विधि क्या है। थ्रेसिंग विधि के अंदर क्या है होता है कि जो अन्न के कण होते हैं, जो बारीक अन्न के कण होते हैं, जैसे कि गेहूँ है और चावल है, जो डंडियों से बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, उनको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं, या तो उन डंडियों को पृथक करने के लिए हम उन्हें किसी पत्थर पर पटकते हैं, या फिर बैलों की सहायता से, और उनकी मात्रा अगर अधिक हो तो थ्रेसिंग मशीनों की सहायता से उन्हें अब हम पृथक करते हैं। और जो नेक्स्ट विधि है वो है निष्पावन विधि। ये निष्पावन विधि को अब हम एक एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। जो निष्पावन विधि है वो जो एक भारी और हल्के जो कण होते हैं ना, उनको पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। तो देखते हैं, इसमें सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट में रखिए अथवा किसी समाचार पत्र के ऊपर रखिए और मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप इन दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या आप इन अवयवों को हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों का माप समान है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को एक प्लेट अथवा समाचार पत्र में रखिए और प्लेट अथवा समाचार पत्र का जो मिश्रण है उसको पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलता रहे। तो क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा यानी सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन विधि। जो अवयव हैं उनको, एक भारी अवयव तथा दूसरा हल्का अवयव, उनको अलग करने के लिए जो विधि हमने काम में ली है वो क्या है? निष्पावन विधि। और ये निष्पावन विधि है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि हल्के तथा भारी कणों को पृथक करने के लिए पृथक्करण की कौन सी विधि को काम में लिया जाता है। उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से एक था निष्पावन। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो निष्पावन विधि है वो किस काम आती है? हल्के तथा भारी अवयव जो कण हैं उनको अलग करने के लिए, जैसे कि रेत है और दूसरा सूखी पत्तियों का बुरादा है, तो उसको हमें अलग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हवा में खड़े होकर किसी प्लेट या समाचार पत्र में जो मिश्रण है उसको रखकर ऊपर से गिराते हैं, तो जो पत्तियां हैं वो दूर जाकर गिरती हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं, तथा रेत के कण हैं वो पास में आकर गिरते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। और इस विधि के द्वारा हम हल्के तथा भारी कणों को पृथक कर लेते हैं। तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो आपको ये जो निष्पावन विधि है वो अच्छे से समझ में आ गई क्या? भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण हैं वो निष्पावन यानी प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग में लिया जाता है। तो यह थी हमारी निष्पावन विधि। आशा है कि आपको समझ में आ गई, और इसको ध्यान, अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस जो वीडियो है इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो निष्पावन विधि है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हमारी ये जो नेक्स्ट विधि है पृथक्करण की वो है चालन। तो देखते हैं कि चालन क्या होता है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसे उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चलनी लेते हैं और इसमें आटा डालते हैं। आटे के जो छोटे छोटे कण हैं वो चलनी के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा को निष्पावन द्वारा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लेते हुए देखा होगा।
जो निष्पादन विधि है इसका जो चालन विधि है उसका उपयोग हम किस प्रकार में लेते हैं, जैसे कि जो बारीक कण हैं उनसे हमें अशुद्धियों को दूर करने के लिए लेते हैं। जैसे कि आटे के अंदर जो है कुछ कण है यानी जो भूसा रह जाता है उसको अलग करने के लिए हम निष्पादन विधि को काम में जो चालन विधि है उसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार जो हम भवन निर्माण के समय एक बड़ी सी छलनी काम में लेते हैं ना, जिसमें हम किसी को कंकड़ पत्थरों को रेत से पृथक करने के लिए करते हैं। इसको अब हम एक एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा इसे आटे के साथ मिला दीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटे पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। जो चालन विधि है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कौन सी अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं? जिनका अमाप समान हो, मतलब जिनका आकार असमान हो, उनको दूर करने के लिए करते हैं। जैसे कि जो चाय के अब ये है जो आटा है उसके अंदर हमने चोक मिला दिया तो उसको हमें पृथक नहीं कर सकते। अगर आटे के अंदर कोई जो भूसा वगैरह शेष रह जाता है उसको हमें इनसे चालन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट विधि है वो है आसवन विधि, निस्तारण विधि तथा निस्सिंदन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्त चयन के द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। अब जो चावल या दाल है उनको हम क्या करते हैं? जल में डालते हैं। तब उनमें से चिपकी हुई जो अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी व धूल के कण हैं, वो जो पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? कौन डूबेगा? चावल डूबेगी या धूल? चावल डूबेंगे। क्यों? क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण से जल मिलने पर भारी अवयवों के जो नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। मिश्रण है उसमें जल मिलाने पर जो भारी कण है वो नीचे तली में बैठ गई। जैसे कि जो दाल है उसके अंदर हमने पानी मिलाया तो जो दाल थी वो भारी थी, वो पेंदे के अंदर बैठ गई, और जो मटियाला सा जो मिट्टी मिला हुआ पानी था वो ऊपर रह गया। तो जो दाल के नीचे बैठने का प्रक्रम है ना वो क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। अब जो ऊपर जल रह गया था वो नीचे दाल बैठ गई थी आराम से, तो इस प्रक्रम को तो हमने क्या कहा था? अवसादन कहा था। अब ये जो अलग अलग परत बन गई ना दाल की और पानी की, अब इसी प्रक्रम को बगैर इसका पेंदा हिलाए दूसरे किसी बर्तन में उड़ेलना, यानी पानी को दूसरे बर्तन के अंदर उड़ेलना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। अब हम ऐसा अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनके अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो वे दोनों पृथक परत में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह गई? इस प्रक्रम को निस्संदन कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय की पत्तियों को पृथक
करने में निस्तारण और निस्यंदन की में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। अब हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी नालों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि आपको समझ में आया क्या ये जो अवसादन है और जो निस्तारण है, निस्यंदन है, वो क्या है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ आराम से कि ये अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या होता है। जैसे कि एक जो पानी का गिलास लीजिए, उसके अंदर कुछ मिट्टी मिला दीजिए आप, तो उसको हिलाइए, मिट्टी मिलाकर आप उसको हिला दीजिएगा और बाद में उसे कुछ टाइम के लिए रख दीजिएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, जो मिट्टी है वो पेंदे के अंदर बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। इनकी दो पृथक से परत बन जाएगी, एक तो पानी की और दूसरी मिट्टी की। जो मिट्टी है वो भारी कण है, वो नीचे बैठ गई। इस नीचे बैठने के जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन। अब इस अवसादित मिट्टी को तथा जल को पृथक करना, जैसे कि मिट्टी का जो बर्तन हमने लिया है उसको बगैर पेंदा हिलाए आराम से उठाकर किसी दूसरे बर्तन में उडेलना, तो पानी उनका अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। और जो रही बात निस्यंदन की, तो कुछ जो कण हैं वो उनमें पानी रह जाता है, उनको हम किसी फिल्टर पत्र के द्वारा या छलनी के द्वारा पृथक करते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। तो अब हम इसको एक जो क्रियाकलाप है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षण को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? जो गिलास है उसकी तली में मिट्टी बैठ गई, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को बोलते हैं अवसादन। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? पहला था अवसादन। अब दूसरे वाला प्रक्रम क्या है? जो बगैर हिलाए जो उसको उसके अंदर दूसरे गिलास के अंदर डालना क्या कहलाता है? निस्तारण। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया जा सकता है? क्या आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए जो तागों हैं उनके बीच से छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जा सकता है, जिससे और अधिक छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगाया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेल दिया जाता है। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं, वो फिल्टर पत्र के ऊपर रह जाते हैं तथा जो द्रव है वो छिद्र से नीचे चला जाता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों अथवा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसे पनीर को ठोस कणों को द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण को कपड़े अथवा छन्नी के फिल्टर से पृथक किया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है वाष्पन। अब जानते हैं कि वाष्पन क्या होता है। इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है
तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिला दीजिएगा। क्या आप जल से रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोडित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अब हाँ, वाष्पन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर हम जो है पानी डालते हैं, तो उसको हम गर्म करते हैं, तो पूरा जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। और दूसरी बार जब हम ये क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें हम जो कुछ जो चम्मच है नमक की डाल देते हैं, तो नमक जो है पानी में विलयशील होता है, तो वो पानी में घुल जाता है। तो अब हम जो है उसको फिर से गर्म करते हैं बीकर को, तो जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा और बीकर में क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। जो नमक और जल है उनको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। जल को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। जब समुद्र में जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों से भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो जल है वो गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्पन में बदलने लगता है और कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे शेष रह जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो समझ में आया कि साधारण नमक है वो समुद्री जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। अब जो कुछ जो अशुद्धियाँ हैं वो उनमें पृथक्करण की एक से अधिक विधियों को काम में लिया जाता है। कुछ जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर एक से अधिक अशुद्धियाँ होती है या एक से अधिक जो पदार्थ मिले होते हैं उनको पृथक करने के लिए हम कौन कौन सी विधियाँ काम में लेंगे, तो उनमें एक से अधिक विधियाँ काम में ले सकते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? आपने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि के द्वारा पृथक करना व्यवहारिक नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ गई है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होता है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? हाँ, इसमें वही नमक होगा जो मिश्रण में था, क्योंकि वो जो नमक था वो जल में घुल गया है। अब इस निस्तारित द्रव में से नमक तथा जल को पृथक करते हैं। पहले हमने क्या किया, जो नमक, जल तथा रेत का मिश्रण था उसमें से नमक और जो जल है उसको पृथक कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो जल और नमक का हमारे पास मिश्रण बच गया है उसको पृथक करेंगे। अब इस निस्तारित द्रव में से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरिए, इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। अब आप केतली की टोंटी से भाप निकलती हुई देखते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए और इसमें उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख दीजिए। प्लेट को केतली की टोंटी के ऊपर से पकड़िए और जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये हमारी केतली है। इसके अंदर जो नमक और जल है उसका मिश्रण है और हम इसे गर्म कर रहे हैं। और पास में एक बीकर रखा गया है और ऊपर एक प्लेट रखी गई है जिसके ऊपर हमने बर्फ़ के कुछ टुकड़े रख दिए हैं। अब जो भाप है, हम केतली को गर्म करेंगे, जो जल है वो भाप बनकर उड़ेगा या वाष्पित होगा, तो अब ये इसे प्लेट से टकराएगा और जो प्लेट के ऊपर हमने बर्फ़ रखी है इसे ठंडा होकर बूंद बूंद होकर इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। जब अब बर्फ़ से
जब भाप बर्फ में ठंडी हो गई तो प्लेट से संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगती है। जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प को उनकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो संघनन क्या कहलाती है? जो संघनन की क्रिया क्या है? अब हम इसमें संघनन देखेंगे। हमें संघनन भी समझाया गया है कि संघनन क्या होता है। जो भाप है वो ठंडी होकर वापस द्रव में बदलती है, यानी पानी में बदलती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट को संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? जब सारा जो जल है वो वाष्पित हो गया है तो केतली में पीछे क्या बचेगा? नमक बचेगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन की विधियों के द्वारा सफलतापूर्वक पृथक कर लिया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसमें नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उससे को क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि के द्वारा पुनः नमक प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु यह पाया कि वह तो लिए गए नमक से केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। इसके लिए इसे कहाँ पर त्रुटि हुई है? क्या जल में किसी पदार्थ को कितनी भी अधिक मात्रा में घोल सकते हैं? क्या हम जल में किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं? तो अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलय बनाते हैं, जो विलयन है वो बनाते हैं, और तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रख के उसी पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्या वो घुलता ही जाएगा? नहीं, वो नहीं घुलेगा, क्योंकि पदार्थ है उसकी संतृप्त अवस्था तक ही उसके अंदर घुलता है, उसके बाद उसके अंदर नहीं घुलता है। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर से 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति से इसको विलोडित कीजिए, यानी इसको हिलाइए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते रहे तथा उसे हिलाते रहें। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो जल है इसमें हम और अधिक नमक नहीं मिला सकते, इसमें और अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त हो चुका है, ये विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? पदार्थ की वह मात्रा जो पानी में और अधिक नहीं घुल सकती है, एक निश्चित मात्रा तक ही घुल सकती है, तो वह पदार्थ कि वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः यह गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण है उसमें सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय के द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है? संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से फिर से समझते हैं कि जो बीकर में कुछ जल लीजिए तथा इसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक तथा जल के संतृप्त विलयन प्राप्त किया था। जो नमक था और जो जल था उसका हमने क्या किया? जो संतृप्त विलयन है वो प्राप्त किया। अब इस संतृप्त विलयन में
कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली में नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलेन को गर्म करने के लिए और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस विलेन में ठंडा होने दीजिए तथा बीकर की तली में पुनः प्राप्त कीजिए या पुनः बैठता दिखाई देगा। इस क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाएं। अब इसको फिर से हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक गिलास को आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच से नमक मिलाइए। तब तक विलोडित करते रहिए जब तक कि वह घुल न जाए, ताकि 1 चम्मच नमक की मात्रा विलेन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक में चमचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी में नोट कीजिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इनको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं और सारणी में नोट कर सकते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थों को द्रव्य में घोलने पर विलेन बनता है। यदि विलेन में और पदार्थ न घुल सके तो वह विलेन संतृप्त विलेन कहलाता है। किसी पदार्थ जो विलेन है उसमें पदार्थ की मात्रा है जो और अधिक ना घुल सके तो वो विलेन क्या कहलाता है? संतृप्त विलेन कहलाता है। अब हम सारांश में देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा और जाना। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण से रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि के द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी पदार्थ की उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। किसी विलेन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके तो वह पदार्थ की संतृप्त अवस्था कहलाती है। किसी पदार्थ के विलेन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आशा है कि आप सभी को आज का जो ये लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपनी कोई अगर समस्या है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।